नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 30 जनवरी को श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए 21 समान विचारधारा वाले दलों के नेताओं को आमंत्रित किया है और कहा है कि उनकी उपस्थिति यात्रा के सच, करुणा और अहिंसा के संदेश को मजबूत करेगी। पार्टियों के अध्यक्षों को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि यात्रा की शुरुआत से ही कांग्रेस ने हर समान विचारधारा वाली पार्टी को इसमें शामिल होने के लिए कहा है और राहुल गांधी के निमंत्रण पर कई राजनीतिक दलों के सांसद अलग अलग चरणों में इसमें शामिल भी हुए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि अब मैं आपको व्यक्तिगत रूप से 30 जनवरी को श्रीनगर में आयोजित होने वाली भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर में अगले हफ्ते प्रवेश करने वाली भारत जोड़ो यात्रा को उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना ने समर्थन दिया है। शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने बुधवार को कहा कि वो जम्मू में मार्च में शामिल होंगे। साहनी ने इस पहल के लिए राहुल गांधी की तारीफ की और लोगों से नफरत और धर्म की राजनीति करने वालों को करारा जवाब देने के लिए बड़ी संख्या में मार्च में शामिल होने की अपील की। मनीष साहनी ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व सांसद अनिल देसाई के निर्देशानुसार मंदिरों की नगरी में भारत जोड़ो यात्रा के आंगन पर हम उसका स्वागत करेंगे और उसमें शामिल होंगे। निराशा और नफरत के इस दौर में भाईचारे का संदेश देने वाली यात्रा का देश में, खासकर जम्मू कश्मीर में इसकी ज्यादा जरूरत है। बता दें, इससे पहले शिवसेना के नेता संजय राउत यात्रा और राहुल गांधी की जमकर तारीफ कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा पंजाब पहुंच चुकी है, लेकिन इस मौके पर लुधियाना में आज बुधवार 11 जनवरी को कांग्रेस भवन के बाहर कांग्रेस विरोधी आपत्तिजनक पोस्टर दिखाई दिए। इसमें 1947 में देश के विभाजन और 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया गया। इसमें कांग्रेस से सवाल किए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कांग्रेस भवन की दीवारों पर कथित आम जनता के हस्ताक्षर वाले हाथ से लिखे गए पोस्टर पर दर्ज है, कांग्रेस और राहुल गांधी जवाब दें। 1947 में भारत तोड़ा, 20 लाख निर्दोष मारे गए। 1984 में सिख विरोधी दंगों में बेगुनाह सिख मारे गए। लुधियाना जिला कांग्रेस के अध्यक्ष संजय तलवार ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पोस्टरों को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। हमने पुलिस आयुक्त को सूचित किया है, वो मामले की जांच कर रहे हैं। इसके पीछे कुछ कुख्यात तत्व हो सकते हैं। भारतीय घरों में समान लिंग में शादी, होमोसेक्सुअलिटी पर बात करने को लेकर आज भी एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, जिस पर लोग बात नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसे ही पशुपेश के बीच आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एलजीबीटी समुदाय से हमदर्दी जताते हुए कहा कि इन्हें भी समाज का हिस्सा माना जाना चाहिए, इन्हें भी स्पेस मिलना चाहिए। आरएसएस का एलजीबीटी पर इससे स्पष्ट स्टैंड कभी सामने नहीं आया। भागवत का बयान ऐसे समय आया है जब भारत सरकार समान लिंग के विवाह को अनुमति देने को तैयार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिनों में भारत सरकार से इस पर जवाब मांगा है। एलजीबीटी समुदाय के मुद्दे पर मोहन भागवत ने कहा कि उनको भी समाज का हिस्सा माना जाए, उन्हें भी उचित स्पेस दिया जाए, उन्हें वही सम्मान मिलना चाहिए जो बाकी समुदायों को मिलता रहा है। भागवत ने कहा कि विभिन्न यौन प्राथमिकताएं बायोलॉजिकल थी, ये मुद्दा भारत के लिए नया नहीं था। LGBTQ भी बायोलॉजिकल है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। उन्होंने महाभारत के किरदारों का उदाहरण देकर समलैंगिकता पर अपनी बात रखी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बताया कि कैसे हिंदू समाज में हमेशा समलैंगिक लोगों के लिए जगह थी। उन्होंने महाभारत के उदाहरण से बताया कि जरासंध के 2 सेनापति थे, हंस और दिम्बक। जब भगवान कृष्ण ने ये अफवाह फैलाई कि दिम्बक की मृत्यु हो गई है तो हंस ने आत्महत्या कर ली। दोनों सेनापति इतने करीब थे। ऐसा नहीं है ये लोग हमारे देश में कभी मौजूद नहीं थे। ऐसी प्रवृत्ति के लोग जब से मनुष्य सभ्यता अस्तित्व में है तब से हमेशा रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय मुसलमानों को लेकर कहा है कि इस्लाम को भारत में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे वर्चस्व का अपना भाव छोड़ देना चाहिए। आरएसएस से जुड़ी मैगजीन पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर को दिए इंटरव्यू में सरसंघ चालक भागवत ने कहा कि सरल सत्य ये है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। आज भारत में रहने वाले मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है। यदि वो अपने विश्वास पर टिके रहना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यदि वो अपने पूर्वजों की आस्था में लौटना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। ये पूरी तरह उनकी पसंद है। मोहन भागवत ने कहा कि भारत में इस्लाम को कोई खतरा नहीं। हाँ, हम बड़े हैं, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बने, ये छोड़ना होगा। हम सही हैं, बाकी गलत हैं, ये सब छोड़ना पड़ेगा। हम अलग हैं इसलिए अलग ही रहेंगे, हम सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते, ये छोड़ना पड़ेगा। किसी को भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, कम्युनिस्ट है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दावा भी किया कि हिंदू समाज एक और युद्ध के बीच में है।
उन्होंने कहा ये युद्ध किसी बाहरी दुश्मन के खिलाफ नहीं बल्कि भीतर के दुश्मन के खिलाफ है, इसलिए हिंदू समाज, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए युद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब विदेशी आक्रांता तो नहीं है, लेकिन विदेशी प्रभाव और विदेशी साजिशें जारी हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि चूंकि ये युद्ध है इसलिए लोग अति उत्साही हो सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी भड़काऊ बयानबाजी होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं? हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा। उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे की? हम यहाँ अपने विश्वास को समायोजित करने या नागपुर में कथित ब्रह्मचारियों के समूह को खुश करने के लिए नहीं है। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि मोहन कहते हैं कि भारत को कोई बाहरी खतरा नहीं है। संघी दशकों से आंतरिक शत्रुओं और युद्ध की स्थिति का रोना रो रहे हैं और लोक कल्याण मार्ग में उनके अपने स्वयंसेवक कहते हैं कि ना कोई घुसा है। चीन के लिए चोरी और साथी नागरिकों के लिए सीना जोरी क्यों? यदि हम वास्तव में युद्ध में हैं तो क्या स्वयंसेवक सरकार 8 से अधिक वर्षों से सो रही है? आरएसएस की विचारधारा भारत के भविष्य के लिए खतरा है। भारतीय असली आंतरिक शत्रुओं को जितनी जल्दी पहचान लें उतना ही अच्छा होगा। ओवैसी ने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र करते हुए कहा कि पीएम दूसरे देशों के सभी मुस्लिम नेताओं को गले क्यों लगाते हैं, लेकिन अपने देश में एक भी मुस्लिम को गले लगाते नहीं दिखते। ये अभद्र भाषा नहीं है तो और क्या है? त्रिपुरा में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल सीपीआईएम ने भाजपा को हराने के लिए आज कांग्रेस और टिपरा मोथा सहित सभी धर्मनिरपेक्ष दलों से साथ आने की मांग की। सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि आने वाले चुनाव में सीपीआईएम कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों का उद्देश्य बीजेपी को हराना है। दोनों ही दलों के बीच सीटों का बंटवारा ग्राउंड रियलिटी के आधार पर होगा। चुनाव से पहले होने वाले इस गठबंधन में आदिवासी टिपरा मोथा पार्टी भी शामिल होगी। अगरतला में पत्रकारों से बात करते हुए वरिष्ठ वाम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि मंगलवार को पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ मुद्दों पर चर्चा करने का फैसला किया गया ताकि वोटों के विभाजन को रोका जा सके। बता दें, त्रिपुरा में बीजेपी ने साल 2018 में हुए चुनाव में 2 दशक से भी ज्यादा समय से राज्य में शासन कर रही सीपीआईएम की सरकार को हटा दिया। इसके बाद से सीपीआईएम एक बार फिर से त्रिपुरा में वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। 60 सीटों वाले सदन में सीपीआईएम 16 सीटों के साथ प्रमुख विपक्षी दल है। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने 35 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसकी सहयोगी इंडिजीनियस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी आईपीएफटी ने 8 सीटें जीती थी। हालांकि बीजेपी ने सीपीआईएम से दोगुनी सीटें जीती थीं, लेकिन वोट फीसदी के मामले में ज्यादा अंतर नहीं था। सीपीआईएम को 42.6% लोगों ने वोट दिया तो बीजेपी को भी लगभग 43% लोगों ने वोट दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की एक बार फिर आलोचना करते हुए कहा कि जुडिशियल प्लेटफॉर्म से पब्लिक पोस्चरिंग अच्छी नहीं। बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लेकर उनके बयान पर आपत्ति जता चुका है, लेकिन उसको अनदेखा करते हुए उपराष्ट्रपति ने फिर से सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया। जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में बोलते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने हाल ही में कॉलेजियम पर टिप्पणियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के संबंध में कहा कि उन्हें आश्चर्य हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने अटॉर्नी जनरल को अपनी नाराजगी संवैधानिक अधिकारियों को बताने के लिए कहा। बता दें, 8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली के बारे में कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए अटॉर्नी जनरल से सरकारी अधिकारियों को नियंत्रण रखने की सलाह देने के लिए कहा था। बता दें, उससे पहले जगदीप धनखड़ ने भी कॉलेजियम पर टिप्पणी की थी। इसी पर धनखड़ ने कहा कि दोस्तों, मैंने इस बिंदु पर अटॉर्नी जनरल को वचन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो विधायिका को प्रभावहीन करने के पक्षकार नहीं हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की तुलना में विधायिका की शक्तियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने संसद के कामों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि संसद कानून बनाता है और सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देता है। उन्होंने पूछा कि क्या संसद द्वारा बनाया गया कानून तभी कानून होगा जब उस पर कोर्ट की मोहर लगेगी। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा, क्या हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं? इस सवाल का जवाब देना मुश्किल होगा। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन इसकी मूल संरचना में नहीं है। धनखड़ ने कहा कि 1973 में एक बहुत गलत परंपरा शुरू हुई।
उन्होंने कहा कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना का सिद्धांत दिया कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल संरचना को नहीं। कोर्ट को सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि इससे मैं सहमत नहीं। इसके साथ ही उन्होंने एनजेएसी को पलटने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक बार फिर आलोचना करते हुए कहा कि स्टेट के सभी अंगों को अपने संबंधित दायरे तक ही सीमित रहना चाहिए। विधायिका अदालत के फैसले पर चर्चा नहीं कर सकती, इसी तरह अदालत कानून नहीं बना सकती। ये बहुत स्पष्ट है, किसी को दूसरों के क्षेत्र में घुसपैठ नहीं करनी चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को ईशा योग सेंटर के द्वारा चिक्काबल्लापुरा में नंदी हिल्स के पास किए जा रहे निर्माण कार्य पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस शोक एस किनागी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। याचिका चिक्काबल्लापुरा तालुक के स्थायी निवासी की ओर से दायर की गई। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि अधिकारियों ने ईशा योग केंद्र को नंदी हिल्स के फुटहिल और नरसिम्हा देवारू रेंज में पूरे इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट और नेचुरल रेन वाटर स्ट्रीम्स, वाटर बॉडीज को नष्ट करने और विकृत करने की अनुमति दी है, जो कि पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन है और इसके क्षेत्र में रहने आजीविका, मवेशी, भेड़ और अन्य जीवों पर सीधा इसका प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को 1 सप्ताह के भीतर अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी, ताकि वो ईशा योग केंद्र के लिए सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना को चुनौती दे सकें और अतिरिक्त मुद्दे उठा सकें। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 10 जनवरी यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह से कहा, अदालत मेरी है और कोई और ये तय नहीं करेगा कि अदालत कैसे चलेगी। दरअसल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह बेंच से वकीलों के लिए चैम्बर आवंटित करने के मामले पर जल्द सुनवाई की मांग कर रहे थे। साथ में ये भी कहा कि पिछले कई मौकों पर इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इस सप्ताह मामला लिस्ट करना मुश्किल है। इस पर विकास सिंह ने तर्क दिया कि मामला 9 जनवरी यानी सोमवार के लिए भी लिस्ट था। कोर्ट की प्राथमिकता ऐसे मामलों की सुनवाई करने की होनी चाहिए जो ऑलरेडी लिस्टिंग में हो। विकास सिंह की इस बात पर CJI चंद्रचूड़ नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि सोमवार को कोर्ट के पास कई मामले लंबित थे, तभी सुनवाई नहीं हुई। एडवोकेट विकास सिंह ने फिर तर्क दिया कि केस को जल्दी सुना जाना चाहिए, क्योंकि वकील अपने चैम्बर के लिए लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। इस पर CJI ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, मुझे प्रैक्टिस के बारे में ना समझाएं, मेरी कोर्ट में मैं जो भी निर्धारित करूंगा वही प्रैक्टिस है और कोई निर्देश देने या डिक्टेट करने की कोशिश ना करे, ना ही इस बारे में बताने की जरूरत है। बिहार में हो रहे जातिगत सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस सर्वे को चुनौती वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। याचिका में बिहार में हो रहे जातिगत सर्वेक्षण का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि जनगणना केवल केंद्र सरकार ही करा सकती है, क्योंकि यह केवल केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए इस संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। याचिका में बिहार सरकार की अधिसूचना भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताई गई है और इसको रद्द करने की मांग की गई है। बता दें, बिहार में जातिगत सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। इसको जातिगत जनगणना नहीं कहा गया है, लेकिन इसमें जाति संबंधी जानकारी जुटाई जाएगी। ये काम इस साल 31 मई को पूरा होना है। प्रदेश में हो रहे जातिगत सर्वेक्षण को लेकर आरजेडी और जेडीयू काफी समय से प्रयास में लगे थे। इसको लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने साथ में जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। ये मुलाकात तब हुई थी जब नीतीश बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे। वहीं जिस दिन इस जातिगत सर्वे की शुरुआत हुई, उसी दिन तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि यह सर्वे हो। उत्तराखंड सरकार जोशीमठ शहर के धंसने से होने वाले प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख रुपए की अंतरिम राहत देने की घोषणा कर चुकी है। ये राशि उन्हें दी जाएगी जिन्हें जोशीमठ में भूमि धंसने के बाद सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। बता दें, जमीन धंसने के चलते कई मकानों और इमारतों को गिराने की नौबत आ गई है। हालांकि ये लोग अपने मकानों और बिल्डिंगों को बिना उचित मुआवजे के गिराने का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद सरकार की ओर से अंतरिम राहत की घोषणा की गई। पहले बिना मुआवजे के ऐलान के ही बुलडोजर होटलों और घरों को तोड़ने पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार स्थानीय लोगों के हितों का पूरा ध्यान रख रही है। भू धसाव से जो स्थानीय लोग प्रभावित हुए हैं, उनको बाजार दर पर मुआवजा दिया जाएगा। बाजार का रेट हितधारकों के सुझाव लेकर और जनहित में तय की जाएगी। लखीमपुर हिंसा मामले की लोकल कोर्ट में सुनवाई को कम से कम 5 साल लगेंगे। ये जानकारी आज 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने खुद दोनों पक्षों के वकीलों को दी। इस मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा आरोपी है। आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत अर्जी नामंजूर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। बुधवार को जब ये मामला सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी कोर्ट से आई रिपोर्ट की जानकारी दी।
लाइव लो के मुताबिक आज बुधवार को अदालत की कार्यवाही शुरू होने पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम की बेंच ने बताया कि लखीमपुर के एडिशनल सेशन जज ने सूचित किया है कि 208 गवाहों, 171 दस्तावेजों, 27 FSL रिपोर्ट को देखने सुनने में कम से कम 5 साल लगेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने टिप्पणी की कि क्या इतने दिनों तक आरोपी जेल में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 12 दिसंबर को लखीमपुर खीरी कोर्ट से कहा था कि वो इस मामले की सुनवाई की समय सीमा तय करे। उसके बाद वहां से यह जवाब सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया। पंजाब में PCS अफसरों द्वारा की जा रही हड़ताल खत्म हो गई है और सभी अफसर जल्द ही काम पर लौट जाएंगे। राज्य सरकार ने दोहराया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी मुहिम जारी रहेगी। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हड़ताल को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया था। मान ने बुधवार को ट्वीट कर कहा था कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कोई मंत्री हो, कोई संतरी हो या उनका कोई सगा संबंधी हो। भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा था कि जनता के एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मान ने PCS अफसरों द्वारा की जा रही हड़ताल को पूरी तरह अवैध बताया था और स्पष्ट रूप से कहा था कि जो लोग बुधवार को दिन में 2 बजे तक अपने काम पर वापस नहीं लौटेंगे उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। बता दें कि IAS अफसर नीलिमा के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है, जबकि PCS अफसर नरेंद्र सिंह धालीवाल को गिरफ्तार किया गया है। इसे लेकर राज्य सरकार और IAS PCS अफसरों के बीच टकराव के हालात बन गए थे। निर्देशक SS राजामौली की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए गोल्डन ग्लोब्स का अवार्ड मिला है। ये पहली भारतीय फिल्म है जिसने गोल्डन ग्लोब्स का अवार्ड जीता है। इस गाने में संगीत MM कीरावनी ने दिया था, जबकि गायक काल भैरव और राहुल सिप्लुकुंज थे। 4 अन्य गाने भी इस अवार्ड को हासिल करने की दौड़ में थे। गोल्डन ग्लोब्स 2023 का आयोजन कैलिफोर्निया में किया जा रहा है। गोल्डन ग्लोब जीत चुका ये गाना प्रतिष्ठित एकेडमी अवार्ड के लिए भी ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में मुकाबले में है। शॉर्टलिस्ट गानों की सूची हाल ही में जारी की गई है। RRR फिल्म के नाटू नाटू गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिलने के बाद बधाइयों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, एक बेहद खास उपलब्धि। MM कीरवनी, प्रेम रक्षित, काल भैरव, चंद्र बोस, राहुल सिप्लीगंज, SS राजामौली, रामचरण और फिल्म की पूरी टीम को बधाई। इस प्रतिष्ठित सम्मान ने हर भारतीय को गर्व महसूस कराया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी बधाई देते हुए इसको गर्व का पल बताया। मुख्यमंत्री रेड्डी ने ट्वीट कर कहा, तेलुगु का झंडा बुलंद है। आंध्र प्रदेश की तरफ से AM कीरावनी, SS राजामौली, जूनियर NTR, रामचरण और RRR की पूरी टीम को बधाई। हमें आप पर गर्व है। बिहार की सियासत में इस बात की जोरदार चर्चा है कि JDU के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कैबिनेट में आना चाहते हैं और उनकी नजर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। कहा जा रहा है कि 14 जनवरी को खरमास खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के डिप्टी CM बनने की चर्चा उनके एक बयान से तेज हुई है। कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो राजनीति में लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं और ये स्वाभाविक है कि कोई इसलिए कुर्सी चाहता है क्योंकि वो लोगों की सेवा कर सके। इसके अलावा एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो राज्य की JDU RJD सरकार में मंत्री बनने की दौड़ में है, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि वो किसी मंदिर के सन्यासी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बारे में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही लेंगे। रणजी ट्रॉफी में असम के खिलाफ मैच के दूसरे दिन मुंबई की ओर से खेलते हुए पृथ्वी शॉ ने 13 शतक लगाकर रिकॉर्ड बना दिया। पृथ्वी शॉ ने कुल 379 रनों की पारी खेली, जो रणजी ट्रॉफी इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इससे आगे महाराष्ट्र के भाऊशेव निम्बालकर ने दिसंबर 1948 में काठियावाड़ के खिलाफ नाबाद 443 रन बनाए थे। शॉ ने पहले ही दिन 240 रन बनाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। इसके अगले दिन खेलते हुए शॉ ने कुल 379 रन बनाए। उन्होंने 383 गेंदों पर 49 चौकों और 4 छक्कों के जरिए ये शानदार पारी खेली। वहीं पारी के बाद इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए जब उनको भारतीय टीम में न लिए जाने को लेकर सवाल पूछा गया तो शॉ ने कहा कि आप जब चरम पर होते हैं और आपको टीम में ना लिया जाए तो दुख तो होता है, लेकिन जो मेरे हाथ में नहीं है उसका दुख मना के क्या फायदा। अगर भगवान ने चाहा तो मुझे एक और मौका देंगे और फिर मैं भारत की तरफ से प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।